नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। कुरुक्षेत्र की शुरुआत में सरकार से एक सवाल है कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग कब रुकेगी। शोपियां में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से आतंकवादियों ने पहले उनका नाम पूछा और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसमें एक कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई। दूसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीरी पंडित खौफ में है, कह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। कश्मीरी पंडितों का यह डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिछले 4 महीनों में 12 से ज्यादा ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। सरकारी कर्मचारी, मजदूर, महिला टीचर, क्लर्क सब इस टारगेटेड किलिंग के निशाने पर हैं। जिस सुनील कुमार भट्ट के आतंकियों ने कल हत्या की, उनके चचेरे भाई पर 4 महीने पहले हमला हुआ था। उस वक्त परिवार ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा के बदले उनको उनके घरों में ही रहने की सरकार ने नसीहत दे दी। इस पर सरकार से भी सवाल पूछेंगे। इसको लेकर जो राजनीति की जा रही है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको सुनील भट्ट के चचेरे भाई की बात सुनवाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि परिवार पहले से खतरे में था, सुरक्षा नहीं मिली। का भाई हूं जिसका हाल ही में अटैक हुआ, तो उसके बाद अटैक होने के बाद जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहां से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकॉम सर के पास। मैंने बोला, सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकॉम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो ये के पास गए, डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से, जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? ठीक नहीं है। जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो इस कातिल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी हैं, बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है? हमें मजदूरी नहीं करना है? हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है? हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है? ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ है, हम क्या करें? ये सुनील भट्ट के चचेरे भाई हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। डीसी ने कहा अपने घरों में रहो, गांव के बाहर मत निकलो। सियासी जुबान में यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, लेकिन उनका हमला सरकार पर है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 इस नाम से हटाई गई थी कि इससे कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन आज सरकार कश्मीरी पंडितों की जान के साथ खेल रही है। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। असदुद्दीन ओवैसी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मामला उठाकर दरअसल धारा 370 पर अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना इस हत्या के पीछे पाकिस्तान की बौखलाहट बताते हैं। टारगेटेड किलिंग के पीछे तिरंगे को लेकर कश्मीर के लोगों के बीच बढ़ रहे प्यार को बड़ी वजह बताते हैं। कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। जाहिर है सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंडिया टीवी से बात करते हुए यह कहा कि आतंकियों के निशाने पर सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, ये आतंकवाद के इकोसिस्टम के खिलाफ
आखिरी प्रहार है जो सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले टारगेटेड किलिंग में काफी कमी आई है, लेकिन टारगेटेड किलिंग को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम वर्कर और एक मुस्लिम पुलिसकर्मी की भी ऐसे ही हत्या की गई थी। और आम कश्मीरी अमन चैन और विकास चाहता है, लेकिन पड़ोसी, उनका मतलब पाकिस्तान से है, उसके इशारे पर कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या अब कम है, लेकिन पड़ोस के जैसे हालात हैं, यानी पीओके में, पाकिस्तान में, जहां ना लोगों को खाने पीने का सामान मिल रहा है, ना पेट्रोल ना डीजल, वो कश्मीरियों का हित नहीं चाहते। एलजी साहब की बात हमने आपको बताई। अब आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की बात सुनाते हैं। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं ये कोल्ड वॉर है और कोल्ड वॉर में बलिदान होता है। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेट किलिंग पहले भी हुई है उनको भी मार गिराया गया है। इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कुछ राजनीतिक पार्टियां जो गलत बयानबाजी के साथ करती हैं, इन लोगों को बल मिलता है। तो अब ये काबिले बर्दाश्त तो नहीं है। एक जो मुहिम हमारे कश्मीरी पंडित समाज को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अपना ये विघन डालने के लिए इसको किया गया है। लेकिन जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए, इस प्रकार की जब कोल्ड वार होती है तो इस प्रकार के बलिदान होते हैं, उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जल्द उनको मार गिराया जाएगा। सवाल यही है कि आखिर ये बलिदान कब तक, कब कश्मीरी पंडित सुरक्षित होंगे, कब कश्मीरी पंडित अमन चैन से अपने घरों को वापस लौट पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी हैं। नलिन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ आशुतोष टपलू साहब आज जुड़ रहे हैं। आशुतोष टपलू साहब, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ, जो जेनोसाइड वहां पर किया गया, उसमें सबसे पहले जो शिकार बने पंडित टीकालाल टपलू, उनके सुपुत्र हैं। टपलू साहब, आपका स्वागत है। और आरती टीकू सिंह, पत्रकार, एक्टिविस्ट हैं, खुद भी कश्मीरी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत करते हुए नलिन कोहली जी, देखिए सवाल आपकी सरकार से पूछा जा रहा है, विपक्षी भी पूछ रहे हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय भी पूछ रहा है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। एलजी साहब का कहना है टारगेटेड किलिंग में कमी आई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले कई महीनों में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। 12 मई को सरकारी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क राहुल भट्ट को मारा गया, उसके बाद बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों ने किया था। 31 मई को कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या, 2 जून को एक बैंक मैनेजर की हत्या, 2 जून को ही एक 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई, और पुलवामा में भी 4 अगस्त को ऐसी वारदात हुई। नलिन जी, क्लियरली बिना सौरभ जी, इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा, यही तो स्ट्रैटेजी एक फॉलो की जा रही है। आर्टिकल या अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहां एक अलग स्थिति है। आप अगर पूरे इसको पूर्ण रूप से देखेंगे तो 370 जब तक लगा हुआ था, एक अलगाववादी सोच को पनपने का एक मौका मिला, वो सोच पनपने लगी, अलगाववादी सोच और आतंकवादी सोच जो है मिल गए। वहां पहले तो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उनको वहां से विस्थापित कर दिया, अपने ही राज्य से, राज्य के अंदर ही उन्हें विस्थापित कर दिया। अब उसके बाद जो है एक पूरा दौर चला मिलिटेंसी का और टेररिज्म का, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, लोकल भी। लोकल खत्म हुआ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते 5-6 सालों पहले तक आएंगे तो आप देखेंगे एक माहौल था जब पत्थरबाजी होता था, लोकल सपोर्ट मिलता था और ऐसा लगता था कि टेररिज्म जो है वो किसी न किसी रूप से मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ घुल मिल गई है। आज अगर हम देखें तो वो स्थिति नहीं रही। ऑन द कॉन्ट्ररी एक मेन स्ट्रीमिंग चल रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो ये दहशत फैलाने का एक क्लियर स्ट्रैटेजी है। इनको जो लोग कर रहे हैं उन पर मतलब टारगेटेड रूप से कामयाबी ये मिल रही है कि उन आतंकवादियों को ढेर भी किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए चिंता भी है, दुख भी है कि ये टारगेटेड किलिंग में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बन चुकी है वहां पे वैली के अंदर में, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि खौफ हो, नॉमिनलाइजेशन ना हो, उनके रिटर्न को रोका जाए और ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन जाए कि चीजें जो है वहां स्थिर नहीं है। एक दूसरे पहलू से कई चीजों में सुधार है तो उसको नेगेटिव करने के लिए ये किया जा रहा है। अब स्वाभाविक है इस पर दुख भी होगा, लोगों का क्रोध भी उठेगा। इसमें यह भी है कि लोग, जो राजनीतिक दल हमसे प्रश्न पूछेंगे वो एक अलग सिलसिला है, उससे मैं इत्तेफाक भी इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाले हैं
अधिकांश लोग उनमें से प्रॉब्लम के पार्ट ही रह चुके हैं और आज भी ना आतंकवाद के खिलाफ होंगे ना आतंकवादियों के, जो खासकर वहां लोकल पार्टीज हैं। तो उस बात को भी अगर नजरअंदाज करूं तो मुझे लगता है ये जो आज की टारगेटेड किलिंग है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में हर घर तिरंगा हो, वहां पर किस रूप से एक मेन स्ट्रीमिंग दिख रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज करने के लिए किया है। और इस बात को हम आश्वस्त करेंगे उस परिवार के साथ, तो हम है ये उनकी ही पीड़ा नहीं है, हमारी भी पीड़ा है, और इसको जो हमें कदम उठाने वो सरकार उठाएगी। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, आपने सुना नलिन कोहली जी को। प्रियंका गांधी जी का भी ट्वीट है, उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी पंडित भाई बहनों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रही है। नलिन कोहली कह रहे हैं कि हम एक मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं पूरे कश्मीरी आवाम की, और उसी की बौखलाहट में कुछ लोग हैं, जैसे एक आंकड़ा दिया जाता है कि कुछ 150 के करीब जो हैं आतंकवादी टेररिस्ट, एक्टिव टेररिस्ट, वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, और वो ये टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन वो मारे भी जा रहे हैं। देखिए, पहले तो सुनील जी और जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार के प्रति जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, नलिन कोहली जी को मैं गंभीरता से सुन रहा था। अब मोदी सरकार 8 साल से केंद्र में, बहाने पर बहाने, जो सुनील जी के जो चचेरे भाई थे जिनके जो बयान में सुन रहा था, वो बोल रहे थे वो सही है। जो वर्तमान परिस्थिति, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं तो ज्यादा, देखिए हमेशा जिस 8 साल से, अब तो पंडित नेहरू को भी खींचने का समय नहीं है। अब कुछ भी बोल दीजिएगा कि 8 साल से मोदी जी हैं, वही प्रधानमंत्री जी जो मिस इंडिया के लिए जो है ट्वीट करेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडित की हत्या पर ट्वीट नहीं करेंगे। तो देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए, वर्तमान परिस्थिति में, सच में कह रहा हूं, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के लिए, लेकिन ये कश्मीरी पंडित के जो हत्या हो रही है, और ये टारगेटेड कम्युनिटी किलिंग तो है ही, क्योंकि इस तरीके से ये एक हिंदू समुदाय, खासतौर से पंडित, उसमें नॉन कश्मीरी पंडित भी बहुत है, बिहार के नेबर्स भी हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग तो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह के जो है वहां पर डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाए जी। अब क्योंकि इतिहास पढ़ने का किसी को शौक नहीं है, 2004 और 2014 के बीच में यूपीए की सरकार की कम से कम टारगेटेड किलिंग्स नहीं थे। समस्या बहुत ही, और कश्मीर की जो समस्या है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या है। समस्या यही है कि इस सरकार ने ऐसे शगुफा छोड़ दिया, और आपको जो है ना भैंस उत्पादन में जो है पूरा देश को बर्बाद कर दिया कि 370 के बाद सब खत्म हो जाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा सौरभ जी। डीमोनेटाइजेशन कहा गया था कि नोटबंदी से जो आतंकवाद खत्म हो जाएगी। 17 लाख करोड़ उस वक्त कैशलेस सिस्टम में, अब 32 लाख करोड़ हो गए। अब देख लीजिए ना कि लगातार, अगर क्योंकि हम भैंस उत्पादन और झूठ और ड्रामेबाजी में पूरा देश जो ना 8 साल बिता दिया है। नहीं, ठीक। अच्छा, अभी सर, अगर लेट्स स्टिक टू कश्मीर एक बार आज की, क्योंकि आज बड़ा गंभीर विषय है ये, एक व्यक्ति की जान गई है। लेकिन आप मुझे, डॉक्टर अजय कुमार, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि धारा 370 हटाने का विपरीत प्रभाव पड़ा है कश्मीर के हालात पर, और कश्मीरी पंडित और ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं धारा 370 हटने से? नहीं, मैं सिर्फ एक कह रहा हूं, देखिए एक चीज है कि इन्होंने पूरे देश को कहा कि 370 हटने से सब चीज का समाधान होगा। वैसे भी 370 से पहले बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई थी, और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, इसको 370 से मत लेन देन कोई नहीं, इसका जो विधि व्यवस्था से लेन देन है, और जिस तरह से अभी आपने खुद ही 370 का विषय उठाया, अब मैंने तो इसका जिक्र नहीं किया था, ना इन्होंने किया, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, इसलिए मैंने किया था क्योंकि आपने तो पूरा देश को बता दिया कि खत्म हो जाएगा, ये लोग हर जगह डिंडोरा पीटते थे। और आंकड़े पर जाइए, देवेंद्र सिंह, इनसे सवाल पूछिए, डीएसपी लश्कर तोयबा के टेररिस्ट को दिल्ली तक ले जाते। नहीं, एक सेकंड, क्यों आप बताइएगा कि ये कोई पूछने का है समय इन लोग से? इनके मोहम्मद मीर जी जो हैं वो लश्कर तोयबा के जो है आर्म सप्लाई कर रहे थे। इनके मीर साहब जो है इनके बीजेपी के आईटी सेल के हेड थे। तो हमारा इतने, एक चीज याद रखिएगा, लेट मी फिनिश सौरभ जी, क्योंकि गंभीर मामला है। देश की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से हम जो ड्रामाबाजी जो कर, हम जानते हैं कि कश्मीर का समस्या जो है किसी भी सरकार के लिए समाधान करना, उसमें जो है कठिनाई भरी हुई है। विपक्ष को जो है आरोप लगाना, सबको पाकिस्तानी बुलाना। अब बताइएगा कि पाकिस्तान से आर्म्स आ रहा है,
तो ये अच्छा ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, आपने कहा 370 हटाने से कोई फायदा इनको नहीं हुआ, कहा था 370 हटा देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा कश्मीर के अंदर, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित आज भी असुरक्षित है। बात सुन लीजिए जी अजय जी, काफी हो गया मेरे ख्याल में, जवाब ले लूं, बाकी दो और मेहमान भी है। एक मिनट नहीं, एक सेकंड सर। हाँ जी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आपके चैनल में, फिर 30 सेकंड में सर प्लीज। हमारा इतना ही कहना है कि ये जो कश्मीरी पंडित के परिवार को जिस तरह से मान लीजिएगा कि अहंकार में लोग बैठे हुए हैं, आप उनको जम्मू ले जाइए वापस कुछ समय के लिए, क्या समस्या है उनको जम्मू में देने के लिए कि सरकारी नौकरी सर ये उन लोगों पे छोड़े ना कि वो वहां रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, ये वो समाज तय करेगा। जो लोग वहां रह रहे हैं ये वो लोग तय करेंगे। नहीं रहना चाहते, नहीं तो कोई जो भी व्यक्ति वहां नहीं रहना चाहता, कोई उसको उनकी मर्जी के खिलाफ वहां पर रख भी नहीं सकता। जिसको जाना होगा वो जाएगा ही। लेकिन सवाल इस वक्त ये सर, सोच क्या होनी चाहिए? सोच ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित वापस लौटे। आप कह रहे हैं उनको वापस जम्मू लेके आ जाओ। एक मिनट इस पर, अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। दो लोग बैठे हैं कश्मीरी पंडित यहाँ पर, दो कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं। आरती टिक्कू बैठी हुई है, आशुतोष टपलू बैठे हुए हैं। गांधी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री है, और इंदिरा गांधी जी भी। आप उनको एक परिवार का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जब आप कहते हो उन्होंने बलिदान दिया, देश का वो बलिदान था, वो प्रधानमंत्री इस देश के थे, आपके नहीं मेरे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नहीं मेरे नहीं। और जब वो संग्रहालय बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय बनाते हैं। चलें ठीक, चलें एक मिनट एक बार फिर से नहीं अजय जी, एक मिनट, आशुतोष जी के पास दोबारा जाना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये आपने पॉलिटिकल बात की, उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया। मुझे इससे आगे बढ़ना है, कश्मीर की बात करनी है। नहीं आप बोल लीजिएगा। नहीं, ताहिर हुसैन का जो है, इनका जो बीजेपी आईटी सेल का जो हेड था, वो अमित शाह जी के गृह मंत्री के साथ फोटो है, तो उनका क्या, उनके साथ चले। हम इस तरह से उचित टिप्पणी नहीं करेंगे यार, कुछ भी बोल देंगे। नलिन जी, मैं तो आप एक परिपक्व प्रवक्ता हैं, तो अगर फोटो अमित शाह जी का, बड़ा सरल है जवाब देना, बड़ा सरल जवाब देना है। हम शादियों में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा होता है, उसका ये थोड़ी ना मतलब है मैं अगर किसी विदेश के व्यक्ति के साथ डिनर करूंगा तो उसका एजेंट बन जाऊंगा क्या? जो आतंकवाद है, आतंकवादी है, उसका फोटो। अच्छा ठीक है अजय कुमार जी, इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, कर्नल टिक्कू साहब, कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, आज एक और कश्मीरी पंडित की, निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, एक और टारगेटेड किलिंग। लेकिन कल हमने कुछ जो हमने कश्मीर का आलम कल देखा था, जिस तरीके से आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जितने तिरंगे आज तक नहीं फहराए गए होंगे, उतने कल के दिन कश्मीर में फहराए गए। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि ये आशंका थी कि इससे बौखलाकर कोई ना कोई ऐसी कायराना कार्रवाई आतंकी दल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या परिस्थिति है वहां पर कश्मीरी पंडितों के हालात को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने तिरंगे मैंने कल देखे कश्मीर में, वो मैंने 1988 से पहले भी नहीं कभी देखते थे। वो तो एक पहलू है इस प्रॉब्लम का। लेकिन अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करो, मुझे नहीं लगता है कश्मीरी पंडित किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उनके प्रति कोई सिंपैथी या उनकी प्रोटेक्शन या उनके लिए क्या करना चाहिए, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्योंकि एनडीए सरकार ने इतने बड़े फैसले किए कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 हो, 35A हो, या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स जो हैं, जो असली जिम्मेदार हैं कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, उनको सब पॉलिटिकली साइडलाइन किया गया। तो ये सब हम कभी इसकी एक्सपेक्टेशन ही कभी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने इतने बहुत बड़े काम किए, इससे कश्मीरी पंडितों के अंदर एक भावना पैदा हो गई कि अब हमारे मसले जो हैं 33 साल के बाद सुलझाए जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, कश्मीरी पंडितों की वापसी, कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन बीजेपी एनडीए सरकार के प्लानिंग में है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी है, बल्कि एक कैबिनेट मंत्री नहीं तो हमें कोविड के टाइम जो माइग्रेंट लेबरर्स था उसके साथ हमारी तुलना की। अभी पार्लियामेंट में बताया गया कि हम वापस ले रहे हैं, उनको 6000 नौकरियां दी। कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है रियलिटी के साथ। 4 लाख कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया वहां से, करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया गया, और फिर आप कह रहे हैं कि हम उनको 4,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। वो बेचारे भी, उनको मारा जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कम से कम 10 व्यक्तियों को मारा गया। इसका जिम्मेदार कौन है?
कश्मीर, क्या कश्मीरी पंडितों को हथियार उठाने चाहिए वैसे ही जैसे झादी उठा रहे हैं हथियार? ऐसा हो सकता है? ऐसा करना चाहिए? कर्नल साहब, मैं आपकी बात को अनआंसर्ड नहीं जाने दूंगा। कोहली जी अगर इस पर एक शॉर्ट रिप्लाई दें, बहुत कम समय। इसके देखिए, मैं कश्मीरी पंडितों पे नीति क्या होनी चाहिए उनकी वापसी की, जो हमारे लिए भी एक गंभीर सवाल है और जिसकी चिंता, और भाजपा ने कई दशकों से इस बात को रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को ना समझती हो और इस बात को नहीं उठाई हो, लेकिन इसके जो पहलू हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे कहूँ सौरभ जी, मैं उसको जवाब देने में हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल उसके काबिल ही नहीं हूं, क्योंकि ना मैं प्रशासन में हूं वहां लोकल, ना सरकार में। लेकिन इनकी चिंता जो है, मैंने शुरू भी कहा कि मैं इसको मानता हूं और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, देवेंद्र जी वहां हैं, हो सकता है इस बात को वो डायरेक्टली वहां पर प्रशासन से और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या उनके जो सलाहकार है उनसे इसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आपके रिपोर्ट्स में जरूर ये बात नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा का एक कहना है कि इन वारदातों पर जरूर लगाम लगेगी। एक भी व्यक्ति की जान जाना, निर्दोष व्यक्ति की जान जाना बहुत दुख की बात सबके लिए है, लेकिन जो भी इसके पीछे हैं वो भी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो महफूज, जितना महफूज वो तो लगातार सरकार की नीति रही है, वो वैसे वो सुरक्षा उनको मिले। बहुत शुक्रिया अभी आज आप सब लोगों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में इतना ही। आगे बढ़ते हुए बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस मीटिंग का क्या है सियासी एजेंडा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। जिकरदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा, hottest chartbusters, तूने प्यार से पुकारा चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे, biggest superstars, everything Bollywood. और सैया तेरा ट्रिपे Get grooving at this non-stop party. Best of Bollywood entertainment. B4U Music. जब आपने देखा होगा, जब से वापस बाहर छोड़ा है तब से टारगेटेड किलिंग्स का दौर हो गया। इसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? आरती जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आपने 2-3 विषय उठाए, मैं वो पहले ले जाता हूं एक बार नलिन जी के पास। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, जो कश्मीर में ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आरती ये कह रही है कि हालात बेहतर हुए हैं, आतंकी वारदातों में कमी आई है। यही बात आशुतोष टपलू साहब ने भी कही, लेकिन दोनों ने यह भी कहा कि कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी जो है उसकी सुरक्षा को लेकर जितना किया जाना था वो नहीं किया गया है। नलिन कोहली जी, पहले मैं बिल्कुल जो इनकी चिंताएं हैं, आरती जी ने भी जो कहा है और आशुतोष जी ने भी जो कहा है, ये जायज़ चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल ये स्पष्ट भी हो रहा है कि इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित हैं और ये टारगेटेड किलिंग का एक कम्युनल टोन बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इसीलिए इस बात को मैं मानता हूँ, हालांकि मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ जो हमारा प्रशासन है, मनोज सिन्हा जी हैं, वो ज़रूर इस बात की चिंता कर ही रहे होंगे। हम जब बोल रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी चिंता हो रही होगी। अब 2-3 और विषय हैं। अजय जी ने बड़ी एक अद्भुत बात आपके शो पे की। उन्होंने कहा जो भी उनको बाकी कहना था राजनीतिक बात है, उस बात से मतलब मैं उनसे कोई इस पर बहस इसलिए भी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो हमारे विपक्ष में खड़े हुए हैं और उनको पूर्ण अधिकार है वो अपनी बात कहे। पर लेकिन एक बात से मैं जरूर चौंक गया हूं। उन्होंने कहा ये जो सुरक्षा को लेकर देश में ड्रामेबाजी है, मतलब सुरक्षा के मामले में ड्रामेबाजी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं, कांग्रेस ही लगातार कर रही है। जब बालकोट पे आप सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, ना सेना पे विश्वास है, ना वायु सेना पे विश्वास है, उल्टा आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं और आप कहते हैं ड्रामेबाजी भाजपा या भारत की सरकार कर रही है। हर चीज की एक सीमा होती है अजय जी। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर ड्रामेबाजी हो रही है? चीन को मुंह दिखाना, आंख दिखाना, अब बताइए मुझे 70 साल के इतिहास में कब हुआ है? कब हुआ है? विश्व जो है इस बात को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया और खड़ी है वहां
हिल नहीं रही, डटी हुई है हमारी सेना। जो हमारे नौजवान जो हैं गलवान में शहीद हुए, उसको ऐसे नहीं जाने देंगे हम। आप इसे सुरक्षा की ड्रामेबाजी कहते हैं? इस देश में 8 साल पहले बारूद तक नहीं खरीदा जा सकता था। 18 दिन की टोटल आपकी एम्यूनेशन स्टॉक थी ना, आपके फॉरवर्ड एडवांस लैंडिंग स्टेशन थे 132 ऐसे बने हैं ना, आपके डिफेंस सिस्टम्स में आवश्यकताएं जो थी वो पूरी हुई है। हर चीज का मजाक किया। रफेल को मजाक बना के आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई है। देश की सुरक्षा के साथ खेलते हुए ड्रामेबाजी करके आप ये आरोप कतई नहीं लगा सकते नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे। कम से कम आप नहीं करेंगे। बाकी आपकी राजनीति माफ, क्योंकि आपकी राजनीति आप करेंगे ही। आप एक राजनीतिक दल है और हमें इससे कोई दुख नहीं है। आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, और हम मानते हैं कि जनता जो है लगातार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात को स्वीकार रही है, तो हम अपनी बात उनसे रखेंगे। आप भी रखिए, कोई इसमें दो राय नहीं। पर आप ये नहीं कह सकते कि हम देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी नहीं की है और कभी नहीं कर सकती है। एक और बात, आपने कश्मीरी पंडितों पे किया, मैं राजनीतिक बात बिल्कुल उसी पर नहीं। एक आखिरी बात, क्योंकि अजय जी बहुत चीज बोले, आखिरी बात ही कह रहा हूं। आपने कश्मीरी पंडितों का नाम उठाते हुए एक बात की, तो मैं भी राजनीतिक बात कह रहा हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय की तरह ज्यादा सोचते और कश्मीरी की तरह कम, तो ना तो अनुच्छेद 370 होता और ना ही वहां की स्थितियों में आज 70 साल भी हमें जूझना पड़ता। ठीक है नलिन जी, मेरे ख्याल से ठीक है, आपका भी हक है राजनीतिक आरोप लगाने का, जैसा कि अजय कुमार जी ने लगाए। लेकिन मुझे लगता है आज वहां जो कश्मीरी पंडित हैं वो आप लोगों को जो सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं जैसे अजय जी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैंने कहा आप दोनों ने राजनीतिक आरोप लगा लिए, लेकिन आज जो लोग वहां रह रहे हैं उनके हालात के बारे में हम बात करें, वो कैसे सुरक्षा की एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। वो कह रहा है उनको जम्मू ले जाना चाहिए। आज आशुतोष टपलू साहब जैसे व्यक्ति को भी ये कहना पड़ रहा है कि अगर वहां पर ऐसी टारगेटेड किलिंग चल रही है तो सोचना पड़ेगा कि क्या जो आपकी सरकार का ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, क्या आज माहौल ऐसा बन गया जो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हम वापस आ जाएं भारत के दूसरे हिस्सों के अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आ रहा हूं अजय जी। इसके दो पहलू हैं। मैंने शुरू में कहा, इसीलिए मैंने राजनीतिक बात से पहले इस बात को रखी सौरभ जी, कि मैं मानता हूं इस पे चिंता हो रही होगी, क्योंकि इस सरकार की सोच जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वहां प्रशासन की, वो है कि जो तकलीफ होती है या जो विषय तकलीफ लाती है उस पर चिंतन करना और स्टेप्स लेना, ये नेचर है सरकार की। तो इसलिए मैं मानता हूं जरूर इस पे सोच हो रही है। दूसरी बात, जो शिफ्टिंग की बात हो रही है, देखिए मैं प्रशासन में नहीं हूं, लेकिन एक इसका विपरीत पहलू ये भी है कि अगर सारे कश्मीरी पंडित वैली से हट जाते हैं तो क्या एथनिक क्लींजिंग का एक जो एजेंडा रखा था वो क्या पूरा नहीं हो जाएगा? तो इसकी कई पहलू है, लेकिन मुझे लगता है समाज की चिंता, प्रशासन जो अपना काम कर सकता है, इन सबको मद्देनजर रखते जो कश्मीरी पंडितों के थिंकर्स भी हैं, ठीक है, उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ इसका कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि सरकार वहां जरूर कुछ कर रही होगी, इसके विषय में सोच रही होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, देवेंद्र पराशर इस वक्त कश्मीर में ही है, पिछले कई दिनों से हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और उनकी बात हुई है मनोज सिन्हा जी से। सरकार के स्तर पर देवेंद्र बताइएगा, इसको कितनी बड़ी चिंता माना जा रहा है और इसका कोई स्थायी समाधान क्या है? क्या सोच रही है सरकार इस पर कुछ? देवेंद्र। निश्चित तौर पर इस पर कोई दोहरा नहीं कि सरकार इन सारे मसलों को लेकर पहले भी संजीदा रही और अभी भी है। और हालांकि देखें तो सरकार सीधे सीधे मान रही है कि इस प्रकार का काम एक्सपेक्टेड इस लिहाज से था। जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर का माहौल पूरी दुनिया को दिखा है पिछले 1 सप्ताह में, अगर आप देखें, मैं खुद गया था सौरभ, शोपियां में था, पुलवामा में था, और वहां पे जाके ग्राउंड पे जैसी स्थिति दिखी, और फिर सिर्फ ग्राउंड पे वैसी स्थिति नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से जिस शोपियां में 14 अगस्त से ही ब्लैक डे मनाने की शुरुआत हो जाती थी, कर्फ्यू लगता था, वहां पर लोग हाथ में तिरंगा लेकर निकले हुए हैं। ऐसे में ये एक्सपेक्टेड था कि जो टेररिस्ट हैं वो फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट में आके कुछ ऐसा करेंगे जिसके चलते जो पॉजिटिविटी वाली नैरेटिव है वो बदले और एक एजेंडा चलने लगे कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। ये प्रशासन के टॉप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी चीज की प्रशासन इससे क्या कर सकता है? प्रशासन जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चीज ये कर सकता है कि क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज जो शख्स घायल हैं हॉस्पिटल में, मैं सौरभ वहां पे गया हुआ था, जब उनसे पूछा गया क्या आपको सुरक्षा बल मिली है,
उनको 5 सुरक्षा बल मिली हुई थी, जो कि उन्होंने घर पर छोड़कर सेब के बागान में गए थे। जाहिर तौर पर उनका अपना कॉन्फिडेंस रहा होगा, लेकिन जो एसओपी बताया गया है उस एसओपी का उन्होंने उल्लंघन किया। अब हर शख्स के साथ हर जगह पे इतने सारे सुरक्षा कर्मी हो, यह संभव नहीं होता। दूसरी चीज, अगर ऐसा कर भी दें तो क्या यह संभव है कि कोई किसी को मारना चाहे वो ना मार पाए, खासतौर पर तब जब पूरा एक देश इन्वॉल्व है। वो देश में बैठे हुए लोग जो आतंकवादियों के आका हैं, वो लगातार इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे कि न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि ऐसा कैसे हो रहा है कि शोपियां में इस तरह की यात्रा निकली है, ऐसा कैसे हो रहा है कि पुलवामा में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकल रही है। और ऐसे में उनके ऊपर यह था कि कुछ ना कुछ ऐसा कराएं जिससे कि एजेंडा जो है डेवलपमेंट का वो डिरेल हो। बहुत सारे मुस्लिम शहरों हमें ऐसे मिले जो कि शोपियां में भी थे, वो इस बात को कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में ऐसा क्यों होता है कि लगता है कि सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। आतंकवाद का शिकार हम लोग भी हुए हैं, हम भी उस दर्द में हैं और हम उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन इसको उसी रूप में समझने की जरूरत है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कश्मीर में कि 2 मुस्लिम युवकों की भी हत्या हुई है, उसमें एक कारोबारी थे, एक मजदूर थे। तो ये चीज समझना होगा कि जो नैरेटिव टेररिस्ट चलाना चाहते हैं, जो नैरेटिव टेररिस्ट के आका चलाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुश्मन ये चाहता है खास तौर पर कि जो कश्मीरी पंडित वापस लौटना चाह रहे हैं, या सरकार जिनका रिहैबिलिटेशन या फैसिलिटेट कर रही है उनको कश्मीर में बसाने के लिए, उनकी मंशा यही है दुश्मनों की कि किसी तरह ये लोग आतंक में आ जाएं, ये लोग वापस जाने के बारे में सोचने लगे और उनका एजेंडा कामयाब हो जाए। बिल्कुल, और उनसे ज्यादा जो बातचीत होती है, देश का जो नैरेटिव होता है, चाहे मीडिया का नैरेटिव हो या अलग अलग क्लास का नैरेटिव हो, वो इस दिशा में चला जाए कि माहौल बहुत खराब है, माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। जबकि आप अगर अच्छा माहौल नहीं रहता सौरभ, तो क्या आप तिरंगा यात्रा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्या शोपियां में एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्या पुलवामा में एक्सपेक्ट कर सकते थे? क्या अनंतनाग में एक्सपेक्ट कर सकते थे? अगर दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद के गढ़ माने जाने वाले जिलों में आपको ऐसी तस्वीर दिख रही है, और मुझे तमाम ऐसे लोग मिले जिसे हमने इंडिया टीवी की रिपोर्ट में दिखाया भी था, जो ये कह रहे थे कि अपनी तिरंगा के लिए अपनी गर्दन कटा लेंगे, अपनी जान दे देंगे। तो वैसा सेंटिमेंट अगर ग्राउंड पर है तो निश्चित तौर पे इसको ये समझने की जरूरत है कि बहुत पॉजिटिव दिशा में चीजें जा रही हैं। आतंकवाद को लेकर निश्चित तौर पे कठोर कराई सुरक्षा जारी है। कल भी आप देखेंगे कि एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में इस घटना में जो शामिल आतंकवादी थे उनके न्यूट्रलाइज करने की खबर आएगी। डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना चाहते हैं ये तमाम बातें लेकर के, क्योंकि आपने कहा कि ये सरकार देश की सुरक्षा को लेकर ड्रामेबाजी करती है। नलिन कोहली ने उस पर गहरी आपत्ति जताते हुए आपको जवाब दिया है। अब खास तौर पर कल 75 साल आजादी के मौके पर कश्मीर के कई जगहों से, कोने कोने से तिरंगे फहराने की तस्वीरें आई। लाखों जगहों पर, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, घरों के ऊपर तिरंगा फहराया गया, तिरंगा रैली निकाली गई। ये ऐसे हालात कब थे कश्मीर के अंदर कि ये कहा जाए कि आज बदतर स्थिति में है कश्मीर? डॉक्टर अजय, पहली बात है कि नलिन कोहली जी और भाजपा जो है, अगर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद सिखाएगी, जिसने आजादी के संग्राम में तो ये एकदम गायब थे इनके जो पैतृक संस्थान। उसके अलावा बांग्लादेश को टुकड़ा करना, परमाणु जो इंदिरा गांधी जी ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना, और ये एक मिनट और आप ये हम लोग को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रभक्ति का, ये सचमुच में विचित्र है। मैं स्पष्ट रूप से नरेंद्र जी को कहना चाहूंगा, दो प्रधानमंत्री जो हमने जो है बलिदान कर दिए इस देश की सुरक्षा के लिए, तो पहले कृपया पाठ मत पढ़ाइए, इतना तो मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। पहली बात। दूसरी बात, आशुतोष जी ने जो है, लगता है कि आशुतोष जी मेरी बात उनको सुनाई नहीं दी होगी। मैंने शुरू किया कि कब तक कश्मीरी पंडित के समाज के लोग बलिदान देंगे, और गलती सबसे हुई, हम मानते भी हैं। हमारा इतना ही कहना था कि जैसे सरकारी अफसर है जो कश्मीर, जैसे राहुल भट्ट जी या कोई भी टीचर जो कश्मीरी पंडित जो टीचर जो बहाल हुए हैं, जो वैली में काम कर, जब तक माहौल ठीक नहीं होता, या तो आप उनको सुरक्षित रूप से श्रीनगर भेजिए। जैसे राहुल भट्ट जी को एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनको जो कार्यालय में मार दिया था, तो पहले कम से कम और हम पराशर साहब के जो बात सुन रहे थे, और मैं सहमत उनके मोटी उनके जो सभी बातों से, लेकिन एक जरूर चीज है कि जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे, देखिए आप देश के लिए जो ना बाकी लोग को जो है सीख नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक हम अपने नहीं करेंगे। अगर हम कश्मीरी पंडित होते और अगर हम बुद्धगांव में या सोपोर में अगर हम काम करते, तो हमारे परिवार को तो हमेशा टेंशन रहता है, और वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई उपाय लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात क्या है कि यार आजादी के बाद से ये कश्मीरी टेररिज्म कब से शुरू हुआ था? 86 के बाद। तो हम लोग ऐसे बात करें जैसे कि कश्मीर में जो कांग्रेस के समय इतनी जो अमन चैन थी, तो मैं देखिए, क्योंकि इतिहास पढ़ने को सबको, इतिहास नहीं पढ़ने का नया इतिहास जो है ना
पढ़ाने का जो आदत इस देश में आ गई है। मैं अजय जी, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना, इतिहास में कोई ना जाए, ना आप जाए ना नलिन जी जाए, आज कश्मीरी पंडितों के भविष्य की बात करें। प्रॉब्लम एक मिनट सौरभ जी, मैं तो नहीं टोका आपको, तो एक सेकंड कंप्लीट कर। 2004 और 2014 के बीच में कोई आतंक टारगेटेड किलिंग नहीं हुआ, लेकिन टेररिस्ट घटना तो हुए थे। 2050 आजादी से लेकर के 85-86 तक जो है पूरा देश में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं था, कोई प्लान नहीं हुआ था कश्मीरी पंडित का। उस वक्त अमेंड चेंज था, उस वक्त नेहरू जी का पॉलिसी हो या इंदिरा गांधी का जो अच्छा था कि नहीं। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये और मैं आशुतोष जी से 200% सहमत कि जितना बलिदान कश्मीर पंडित के समाज ने दिया किसी ने नहीं दिया प्लान के रूप में। और गलतियां हुई है, हम भी उसमें दोषी है, ये भी दोषी है, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स समस्या है। इन्होंने देश को गुमराह किया कि सब चीज का समाधान हो जाएगा। हम और आप कहते हैं ना कि टेररिज्म कम हो गया, आप बता दीजिएगा कि टेररिज्म अगर आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा मौत 2018 में हुई है कश्मीर के इतिहास में। कश्मीर के इतिहास में 2018 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 84 सिविलियन, मुझे लगता है कि जो 84 में जो टारगेटेड पॉपुलेशन किलिंग है, जो हिंदू किलिंग है, वो 84 के आसपास है। जो मेरे जो आंकड़े हैं उसको चेक कर लीजिए। हमारा इतना ही क्या, लास्ट में इतना ही मैं कहूंगा कि जितने बट बोलापन है बंद कीजिए और जमीन पर काम कीजिए, साथ में काम। चलिए, अच्छा ठीक, ओके, अच्छा ठीक, जितना भी आरोप लगाना आरोप लगाइए, लेकिन कश्मीरी सर आप लोगों के राजनीतिक आरोप से आज वहां जो समाज बैठा है, हिंदू पंडितों का समाज, कश्मीरी पंडित का समाज, उन लोगों को उससे मतलब नहीं है। उन लोगों को अपनी बात से मतलब है कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और ये जिम्मेदारी सरकार की आज की है। आपने फिर एक शब्द इस्तेमाल किया कि बड़बोलापन बंद कीजिए, काम कीजिए। नलिन जी, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में उसी प्रश्न को लेके, क्योंकि मैं राजनीतिक बात बाद में करूंगा सौरभ जी, उसको लेके आशुतोष जी, आरती जी और आपके बड़े वरिष्ठ पत्रकार खुद ही हैं देवेंद्र जी, जो वहां बैठ के वहां जमीनी स्थिति को देखकर प्रशासन से, मनोज सिन्हा जी से बात करके आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उसके लिए मेरे शब्द ही नहीं, आप ही के अपने आपके सहयोगी जो है, जो इस बात को समझते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको वहां स्थिति बता रहे हैं। उसकी चिंता हो रही है, मैंने कहा। लेकिन जब एक राजनीतिक कमेंट आता है तो हम लोग भी अपना राजनीतिक करेंगे, क्योंकि आपके दर्शकों के सामने एक राजनीतिक पहलू आएगा तो मुझे भी तो अपना एक पहलू देना पड़ेगा। बाकी आपके दर्शक तय करेंगे किस पहलू से वो सहमत है और किससे असहमत। अब अजय जी ने कहा कि पाठ मत दीजिए आप हमें मतलब सुरक्षा या राष्ट्रवाद पर। अरे हम देना ही नहीं चाहते, पर अगर आप सेना पे भी प्रश्न उठाओगे, वायु सेना पे भी प्रश्न उठाओगे, तो पाठ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों नहीं पड़ेगी? आप ही के नेता जाकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी जी, जो कह रहे हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो खड़े हो जाते हैं हम देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे यहां शहर के अंदर में, दिल्ली में एक राजनीतिक बात बनाने के लिए उनके साथ आप खड़े हो गए और कहते हैं नहीं नहीं, ये तो स्वतंत्रता बोलने का मतलब जो आपका अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, उसमें उनका अधिकार है। अरे आर्टिकल 19 का पहला अमेंडमेंट पंडित नेहरू ने किया 1951 में, जहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई। अरे पाठ आपको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप खुद की पाठ को भूल जाते हैं। दूसरी बात आइए, आप बोलते हैं 2 प्रधानमंत्री हमारे ने बलिदान दिया। हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और इंदिरा गांधी जी भी। आप उनको एक परिवार का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जब आप कहते हो उन्होंने बलिदान दिया, देश का वो बलिदान था, वो प्रधानमंत्री इस देश के थे, आपके नहीं मेरे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नहीं मेरे नहीं। और जब वो संग्रहालय बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय बनाते हैं। चलें ठीक, चलें एक मिनट एक बार फिर से नहीं अजय जी, 1 मिनट, आशुतोष जी के पास दोबारा जाना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये आपने पॉलिटिकल बात की, उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया। मुझे इससे आगे बढ़ना है, कश्मीर की बात करनी है। नहीं, आप बोल लीजिएगा। नहीं, ताहिर हुसैन का जो है, इनका जो बीजेपी आईटी सेल का जो हेड था, वो अमित शाह जी के गृह मंत्री के साथ फोटो है, तो उनका क्या, उनके साथ चले। हम इस तरह से उचित टिप्पणी नहीं करेंगे यार, कुछ भी बोल देंगे। नलिन जी, मैं तो आप एक परिपक्व प्रवक्ता हैं, तो अगर फोटो अमित शाह जी का, बड़ा सरल है जवाब देना, बड़ा सरल जवाब देना है। हम शादियों में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा होता है, उसका ये थोड़ी ना मतलब है मैं अगर किसी विदेश के व्यक्ति के साथ डिनर करूंगा तो उसका एजेंट बन जाऊंगा क्या? जो आतंकवाद है, आतंकवादी है, उसका फोटो। अच्छा ठीक है अजय कुमार जी, इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, कर्नल टीकू साहब, कर्नल तेज टीकू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, आज एक और कश्मीरी पंडित की निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, एक और टारगेटेड किलिंग।
लेकिन कल हमने कुछ जो हमने कश्मीर का आलम कल देखा था, जिस तरीके से आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जितने तिरंगे आज तक नहीं फहराए गए होंगे, उतने कल के दिन कश्मीर में फहराए गए। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि ये आशंका थी कि इससे बौखलाकर कोई ना कोई ऐसी कायराना कार्रवाई आतंकी दल कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या परिस्थिति है वहां पर कश्मीरी पंडितों के हालात को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने तिरंगे मैंने कल देखे कश्मीर में, वो मैंने 1988 से पहले भी नहीं कभी देखते थे। वो तो एक पहलू है इस प्रॉब्लम का। लेकिन अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करो, मुझे नहीं लगता है कश्मीरी पंडित किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उनके प्रति कोई सिंपैथी या उनकी प्रोटेक्शन या उनके लिए क्या करना चाहिए, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्योंकि एनडीए सरकार ने इतने बड़े फैसले किए कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370 हो, 35A हो, या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स जो हैं, जो असली जिम्मेदार हैं कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, उनको सब पॉलिटिकली साइडलाइन किया गया। तो ये सब हम कभी इसकी एक्सपेक्टेशन ही कभी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने इतने बहुत बड़े काम किए, इससे कश्मीरी पंडितों के अंदर एक भावना पैदा हो गई कि अब हमारे मसले जो हैं 33 साल के बाद सुलझाए जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, कश्मीरी पंडितों की वापसी, कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन बीजेपी एनडीए सरकार के प्लानिंग में है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए, बल्कि एक कैबिनेट मंत्री ने तो हमें कोविड के टाइम जो माइग्रेंट लेबरर्स था उसके साथ हमारी तुलना की। अभी पार्लियामेंट में बताया गया कि हम वापस ले रहे हैं, उनको 6000 नौकरियां दी। कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है रियलिटी के साथ। 4 लाख कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया वहां से, करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया गया, और फिर आप कह रहे हैं कि हम उनको 4,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। वो बेचारे भी, उनको मारा जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कम से कम 10 व्यक्तियों को मारा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कश्मीरी पंडितों को हथियार उठाने चाहिए, वैसे ही जैसे जिहादी उठा रहे हैं हथियार। ऐसा हो सकता है? ऐसा करना चाहिए। कर्नल साहब, मैं आपकी बात को अनआंसर्ड नहीं जाने दूंगा। कोहली जी अगर इस पर एक शॉर्ट रिप्लाई दें, बहुत कम समय। इसके देखिए, मैं कश्मीरी पंडितों पे नीति क्या होनी चाहिए उनकी वापसी की, जो हमारे लिए भी एक गंभीर सवाल है और जिसकी चिंता, और भाजपा ने कई दशकों से इस बात को रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को ना समझती हो और इस बात को नहीं उठाई हो, लेकिन इसके जो पहलू हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे कहूं सौरभ जी, मैं उसको जवाब देने में हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल उसके काबिल ही नहीं हूं, क्योंकि ना मैं प्रशासन में हूं वहां लोकल, ना सरकार में। लेकिन इनकी चिंता जो है, मैंने शुरू भी कहा कि मैं इसको मानता हूं, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, देवेंद्र जी वहां हैं, हो सकता है इस बात को वो डायरेक्टली वहां पर प्रशासन से और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या उनके जो सलाहकार है उनसे इसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आपके रिपोर्ट्स में जरूर ये बात नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा का एक कहना है कि इन वारदातों पर जरूर लगाम लगेगी। एक भी व्यक्ति की जान जाना, निर्दोष व्यक्ति की जान जाना बहुत दुख की बात सबके लिए है, लेकिन जो भी इसके पीछे हैं वो भी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जो महफूज, जितना बिल्कुल वो तो लगातार सरकार की नीति रही है, वो वैसे वो सुरक्षा उनको मिले। बहुत शुक्रिया अभी आज आप सब लोगों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।